नमस्कार दोस्तों। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित का अध्याय 3 संख्याओं का खेल से संबंधित प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करते हैं। इस अध्याय में जो लर्निंग आउटकम कोड है वह है M601। ठीक है, देखिए अभी तक हमने संख्याओं का जो प्रयोग है अपने जीवन में कई बार किया है और विभिन्न संदर्भों में इसका हमने प्रयोग किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वस्तुओं को गिनने में संख्याओं का प्रयोग करते हैं और यह क्रम प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न किस प्रकार के हैं और उन्हें हमें कैसे हल करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक 3 गुणा 3 की ग्रिड में संख्याएं लिखी हैं। ठीक है, तो महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जिसमें अंक की संख्या होती है। ए समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से छोटी। बी समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या के बराबर। सी समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी। डी सभी कोष्ठों की संख्या के बराबर। देखिए 3 गुणा 3 की जो ग्रिड होती है और उसमें जो संख्याएं लिखी जाती है उसमें महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जो कि समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी है, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहां पर हम लिख देंगे सी समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी है ना। और आप देख रहे हैं कि यहां पर सर्कल दिया हुआ है और सर्कल अंदर सी लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, इस विकल्प को हम फिलअप कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह क्या होती है, 999। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। अब इनका हम गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल कितना आता है, इस प्रकार से 99,900, यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहां पर हम लिख देंगे 99,900 और जो सर्कल बी है इसे हम इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, कौन सी संख्या विलोम अक्षर यानी पैलिंड्रोमिक है ना, पैलिंड्रोमिक यानी विलोम अक्षर। ए 212, बी 543, सी 657, डी 213। तो देखिए विलोम अक्षर संख्या यानी पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। तो विलोम अक्षर संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसको दाएं और बाएं तरफ से हम बोलें या लिखें तो एक जैसा आएगा। जैसे हम देख रहे हैं विकल्प ए 212, ये 212। अब इसकी दाहिने तरफ से यदि हम अंकों को लिखेंगे पलटी करके तो 2 1 2 तब भी होगा 212, है ना। तो ऐसी संख्या कहलाती है विलोम अक्षर संख्याएं। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा और लिख देंगे ए 212। और ये सर्कल है ए के ऊपर आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो है इसको ब्लैक कर देंगे, इसको फिलअप कर देंगे। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4, 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है जिसका दहाई का अंक इकाई अंक का दुगुना है, वो संख्या बतानी। ए 121, बी 111, सी 100 और डी 101। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 संख्याएं जो हैं विषम संख्या है। 121 विषम संख्या है, 111 विषम संख्या है और 101 विषम संख्या है। लेकिन क्या बोला गया है
कि दहाई का अंक इकाई अंक का दुगुना, यानी देखिए यहाँ इकाई अंक 1 है, इसका दुगुना 2 आना चाहिए, यहाँ नहीं है, यानी विकल्प भी उत्तर नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता है क्योंकि 1 का दुगुना 2 होता है। ठीक है ना। अब 100 बात करें, ये सम संख्या है, इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए इकाई अंक 1 है और 1 का दुगुना होता है 2, ये दहाई अंक हो गया है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे ए 121 और जो सर्कल ए है इसे आप क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित अनुक्रम में से कोलार्ड्स अनुमान का सही उदाहरण है, कौन सा है? यदि प्रारंभिक संख्या 6 लिया जाए, यानी यदि संख्या 6 ली हमने, तो नीचे आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प जो है कोलार्ड्स अनुमान के अनुसार सही है? ठीक है, ए 6, 18, 9 और 24। दूसरा है 6, 3, 10, 5। सी 6, 12, 4, 2, 1। डी 6, 2, 3, 1। तो देखिए सही विकल्प याद करने के लिए हमें याद होना चाहिए कोलार्ड्स अनुमान होता क्या है। तो देखिए कोलार्ड्स अनुमान में ऐसा होता है कि यदि कोई भी संख्या सम है तो हम क्या करते हैं, उसका आधा करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, उसका आधा होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए में सम संख्या है 6 है, इसका आधा 18 नहीं है, यानी उत्तर नहीं आएगा। सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। अब बी में देख रहे हैं 6 का आधा कितना होता है, 3। इसी प्रकार से 10 का आधा होता है 5। आधा याद करने के लिए उसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और यहां पर हम ले देंगे बी, है ना, 6, 3, 10 और 5। और इसी प्रकार से जो सर्कल बी है इसे आप क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 6, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? ए 1001, बी 999, सी 1000 और डी 900। तो देखिए 3 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी होती है? अब इसे याद करने का तरीका यह है, जो आपसे पूछा जाता है 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों वाली या 2 अंकों वाली या 8 अंकों वाली, है ना। कितने अंकों वाले भी कुल कितनी संख्या होती है, उसका ज्ञात करने का तरीका है वो ये है कि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं, है ना, तो क्या आती है 999। ठीक है, अब 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, है ना, इसमें से माइनस कर देंगे, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 99। अब माइनस कर दीजिएगा, घटा देंगे, कितना जाएगा 900। यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और इस प्रकार से आप जो है 4 अंक वाली कुल कितनी संख्या है वो भी ज्ञात कर सकते हैं, 5 अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। प्रश्न 7, संख्या को कापरेकर स्थिरांक कहा जाता है, यानी किस संख्या को कापरेकर जो है स्थिरांक कहा जाता है? वो संख्या होती है 6174, है ना, इसे याद रखना पड़ेगा। कापरेकर स्थिरांक 6174। प्रश्न 8, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,999, यानी एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9, उसको आप 5 बार लिख देंगे, तो हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें एक जोड़ना है, एक कहाँ जोड़ेंगे, इकाई के स्थान पर, इस प्रकार से। अब जोड़ देंगे 9 और 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 1 10। ये कितना हो गया, 1 लाख, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 लाख, इस प्रकार से। यानी हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। ठीक है ना।
संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्या कहलाती हैं पैलिंड्रोम। क्या कहलाई? पैलिंड्रोम या विलोम अक्षर। ये दोनों इसके नाम होते हैं। विलोम अक्षर हिंदी में होता है और पैलिंड्रोम जो है वह इंग्लिश में नाम इसका होता है। ये विलोम अक्षर संख्या कहलाती है, इंग्लिश में कहते हैं पैलिंड्रोम। प्रश्न 10, संख्या 454 के अंकों का योग कितना होता है? अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या है? 454 है और इसमें अंक क्या है? 4, 5 और ये 4 अंक हैं। इनका पूछा है योग। योग का मतलब होता है जोड़। इनको हम जोड़ देंगे, है ना। कितना हो रहा है? 4 और 5 9, 9 और 4 13, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 13। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के अंकों का योग कर सकते हैं। आप संख्या लीजिएगा, अलग अलग संख्या लें और उनके अंकों का योग करना सीखें। अगला प्रश्न है, यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो कोलार्ज अनुमान के अनुक्रम का अगला पद होता है। जैसा भी हमने बताया था आपको कि कोलार्ज अनुमान क्या होता है कि यदि संख्या सम है तो उसका हम आधा लिखते हैं तो अगला पद आ जाता है। तो 10 का आधा कितना होता है? 5। यानी 10 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर 5 आता है। वही कोलार्ज अनुमान का अगला पद होता है। अब यहाँ पर 39,800 बराबर लिखा है 40,000 माइनस 800 धन खालिस्तान धन 3। 40,000 में से 800 कम करिए। 40,000 में से 800 कम करेंगे, है ना। इसे हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 39,200। ठीक है। अब इसमें 300 जोड़ा, कितना जोड़ेंगे? 300। तो 39,200 और 300 कितना हो गया? 39,500। अब हमें याद करना है कितना? 39,000 से लाना है। तो 39,800 में से ये जो है संख्या है ये हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, घटा देंगे। कितना जाएगा? 300। तो यहां पर आंसर ले देंगे 300। ठीक है। ये इसका तरीका है कि जो संख्या फिर दी हुई है इसको माइनस कर दें और फिर कितना चाहिए, है ना, उतना जोड़ दें या फिर उस संख्या में इतना घटा दें। ठीक। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 13 है कि लघुत्तरीय प्रश्न है ना, उसको कैसे हल करते हैं देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। देखिए अंक 9 को 2 बार प्रयोग करके 4 अंक की संख्या क्या बनेगी? देखिए ये यहाँ 9 लिखा है ना, हो जाए। अंक 9 को हम 2 बार प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ। इससे छोटा अंक क्या है? 6 और इससे छोटा 5। ये हुई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करना था, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या याद करनी है तो सबसे बड़ा जो अंक है इसका पुनरावृत्ति भी करना आवश्यक होगा, तभी जाकर के सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो सकती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 3 गुणा 3 के ग्रिड में कितने महाकोष्ठ हैं? अब देखिए महाकोष्ठ में क्या होता है ये समझना भी जरूरी है। यह संख्या देख रहे हैं 4, 8, 3, 2, 7, 5, 6, 1, 9, ये सभी कोष्ठ कहलाते हैं। कोष्ठ यानी सेल, है ना। कोष्ठ यानी क्या होता है? सेल होता है। ये 9 इसमें सेल है यानी 9 कोष्ठ है। ठीक है। अब महाकोष्ठ यानी इनमें से बड़ा कौन सा है? तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं 4, 8, 3, इनमें से बड़ा कौन सा है? 8 है। ये 8 को हमने क्या किया है? इसमें छायांकित कर दिया है, इसमें कलर कर दिया है। इसी प्रकार से 2, 7, 5 में महाकोष्ठ हो गया 7, ये महाकोष्ठ कहलाता है। यानी जिस कोष्ठ में संख्या बड़ी होती है उसे हम कहते हैं महाकोष्ठ। वो अपने समीपवर्ती कोष्ठों से बड़ी संख्या होती है। ठीक है ना। अब 6, 1, 9, इनमें जो है महाकोष्ठ हो गया है 9। इस प्रकार से इस ग्रिड में 3 महाकोष्ठ हो गए हैं। कितने महाकोष्ठ हो गए हैं? 3। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मेघा का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं
यानी इस प्रकार से, या दाएं से बाएं यानी यहां से इसे पढ़ेंगे। अंकों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है। एक और दिनांक लिखिए जिसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सके। हम लिखा है 20/2/2002, है ना। इसके अलावा अन्य यह उत्तर भी आपका सकता है, यानी इस प्रश्न के उत्तर हर बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ऐसे जन्म दिनांक हैं जिनको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सकता है ना। कौन कौन सी जो है जन्म तारीख है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की दो संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की संख्या प्राप्त कीजिए, ठीक है। देखिए 5 अंकों की दो संख्या है 99,999 और एक संख्या हमने ली है, एक है 11,111। अब दोनों संख्याओं को घटाया इस प्रकार से, 99,999 में से 11,111 घटाया है तो 88,888 उत्तर आया है, जो कि हमारी अभिष्ट संख्या है, ठीक है। अब यहां पर भी आप जो है 5 अंकों की दो संख्याएं कोई सी भी ले सकते हैं और घटा करके 5 अंकों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है। अगला जो प्रश्न है, घड़ी में समय 11:11 बजे है, यानी 11:11 है ना। कितने मिनट बाद घड़ी अगला पेलिंड्रोम दिखाएगी? देखिए 11:11 के बाद में अगला जो पेलिंड्रोम होता है वह क्या होता है? 12:21। हम समझते हैं पेलिंड्रोम माने ऐसी संख्याएं जिनको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़े तो एक जैसी हम उसको पढ़ लेंगे, पढ़ा जा सकता है ना, एक जैसा पढ़ा जा सकता है। इसे कहते हैं पेलिंड्रोम या विलोम अक्षर संख्याएं। अब घड़ी में अगला पेलिंड्रोम जो है कितने मिनट बाद दिखेगा? तो देखिए 12:21 में से हम 11:11 घटा देंगे तो कितना आ रहा है? 1:10, यानी 1 घंटा और 10 मिनट। 1 घंटे होते हैं 60 मिनट और 10 मिनट ये हो गए, तो कुल कितना हो गया? 70 मिनट। यदि हम 70 मिनट की बात करें, है ना, तो 1 घंटा 10 मिनट होता है ना। तो 1 घंटा 10 मिनट यानी 70 मिनट के बाद में हमें पेलिंड्रोम घड़ी दिखाएगी, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 18, नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। देखिए जो संख्या अनुक्रम दिया है पहले हमको पढ़ लेते हैं। 46,608 ये संख्या है, 47,608। हम देख रहे हैं कि जो संख्या दाईं ओर है 1000 बढ़ रही है, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी? ये देखो यार 46,000 है, यहाँ है 47,000, यानी 1000 की जो संख्या है उसमें 1000 बढ़ रहा है, तो 47,000 में एक जोड़ेंगे तो जाएगा ये 48,608, ठीक है ना। अब देखिए जब हम बाईं ओर चल रहे हैं तो 1000 संख्या घटती जा रही है, यानी 48,608, इससे 1000 कम हुआ 47,608, इसमें 1000 फिर कम हुआ, कितना हो गया? 46,608। अब 46,608 में से 1000 कम कर देंगे, कितना जाएगा? 45,608। कितना जाएगा? 45,608। अब इसमें से 1000 कम करेंगे, ये हो जाएगा 44,608, ठीक है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक जो है वे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आएगा? तो देखिए 1 से 100 तक की संख्याएं कौन कौन सी हैं पहले उनको लिख लेते हैं। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 55, ठीक है ना। इसमें देखा हमने 5 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 बार आया है, ठीक है ना। अब 50 से हम 59 तक की लाइन लिखते हैं, तो 50, 51, 52, 53, 54, 55 चूंकि यहाँ आ चुका है इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं। 56,
57, 58 और 59। इसमें हम देखते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार आया है। इन्हें कुल मिलाकर बात करें तो संख्या 1 से 100 तक में अंक 5 जो है 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। तो इसी प्रकार से आप अंक 5 के स्थान पर अंक 4 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, है ना? और भी अंक ले सकते हैं। कोई से भी अंक कितनी बार आएगा ये आप इस प्रकार से लिखें और सीखें। प्रश्न क्रमांक 20, संख्या 84 को लेकर पैलिंड्रोम संख्या बनाइए। अब देखिए 84 है, 84 जो है इसके अंक उल्टा कितना हो गया? 48। इनका हमने योग किया 132 आया। अब 132 के अंक उलटने पर कितना हो रहा है? 231, है ना? देखिए जो इकाई वाला अंक है वो आ गया सैकड़े पर, है ना? इकाई का स्थान पर आएगा और सैकड़े वाला आ गया इकाई पर। ठीक है, तीन का हमने योग किया, कितना गया? 363। अब 363 देखिए कि दाएं से बाएं पढ़े या बाएं से दाएं पढ़े, ये 363 ही पढ़ा जाएगा। यानी दोनों स्थितियों में हम ये जैसे ही पढ़ पाते हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो हमारा पैलिंड्रोम आ गया है 363। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसके अंकों का योग 14 हो, है ना? तो देखिए 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वह है 9500, है ना? 4 अंक इसमें है और ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 आता है ना? तो ये हमारी अभिष्ट संख्या हो गई है ना? 9500, ये कहलाती है अभिष्ट संख्या। प्रश्न क्रमांक 22, दिए गए ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है। देखिए यहां पर एक ग्रिड दिया आपको, है ना? 3 बाय 3 का, है ना? 3 गुणा 3। यदि महाकोष्ठ की संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। बताइए कि महाकोष्ठ की संख्या में कौन से 2 अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। अब देखिए महाकोष्ठ ने इन सब में हम देखते हैं तो 51,871 ये महाकोष्ठ है, एक ही है, ये बताया गया है कि केवल एक महाकोष्ठ है। अब इस महाकोष्ठ की जो संख्या है इसके 2 अंकों को यदि अदला बदली करते हैं तो क्या होता है कि महाकोष्ठ संख्या में कौन से 2 अंक बदलेंगे जिससे कि 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। तो देखिए 5 और 1 को हमने चेंज किया तो कितना आ गया? 1 के स्थान पर 5 लिख दिया और 5 के स्थान पर 1 लिख दिया। देखिए ये संख्या बन गई 11,875। अब देखिए यहाँ पर बन गए हैं 4 महाकोष्ठ। कैसे? एक हो गया ये 29,243, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? 44,200, ये वाला हो गया। तीसरा हो गया 50,419, क्योंकि इसकी समीपवर्ती संख्या है ना, वे इनसे छोटी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 महाकोष्ठ बन गए हैं। अगला प्रश्न है अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंक हमारे पास में है 4, 7, 3, 2। इनका उपयोग करके हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई है 7,432। अब ध्यान दीजिएगा कि जब सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो अंकों को लिखते हैं हम अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और जब सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो अंकों को लिखते हैं हम एसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में, जिसे हम कहते हैं आरोही क्रम, ठीक है ना। 2, 3, 4, 7, ये छोटे से बड़ा। अब इनका योग किया तो देखिए ये लिखी हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7,432, ठीक है ना, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है 2,347। अब इनका योग करेंगे, योग यानी जोड़ करेंगे। 2 और 7 होता है 9, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 7 और 2, ठीक है। हमारा उत्तर क्या आ गया?
9,779। क्या गया? 9,779। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैलिंड्रोम भी है ना, यानी विलोम अक्षर संख्या भी है। तो इसको हम जब दाहिनी ओर से बाईं ओर पढ़ें या बाईं से दाएं पढ़ें तब भी एक जैसा इसको पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हो गया ये पैलिंड्रोम। प्रश्न क्रमांक 24, दो अंकों की ऐसी पैलिंड्रोमिक संख्या लिखिए जिसका आपस में गुणा करने पर एक पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होती है। देखिए, दो अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या है वह है 11। इसका हमने गुणनफल प्राप्त किया, कितना गया? 121। यानी 11 में 11 गुणा करेंगे 121 आता है, और यही हमारी अभिष्ट पैलिंड्रोमिक संख्या है। इसके अलावा भी आपकी जो है पैलिंड्रोमिक संख्या हो सकती है ना? कौन सी हो सकती है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर भी हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 25, चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पैलिंड्रोम यानी विलोम अक्षर संख्या का योगफल क्या होगा? देखिए, चार अंकों की सबसे बड़ी जो पैलिंड्रोम संख्या है वह है 9,999, और चार अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या है 1001। ठीक है, अब इनका योगफल हमें याद करना है, योगफल ले जोड़ याद करना है। तो इनका योगफल याद करेंगे, 9 और 1 10 के शून्य, हासिल का 1, 9 और 1 10 के शून्य, हासिल का 1, 9 और 1 10 के शून्य, हासिल का 1, है ना, 1 और 9 10 और 1 11, ये हो गया 11,000। अतः अभिष्ट योगफल हो जाएगा 11,000। कितना जाएगा? 11,000। प्रश्न 26, वर्ष 2020 से शुरू करके आप कितने चरण में कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे? हल कीजिए। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो रही है, यानी 2200, और सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 0022। जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो कितना आता है? 2178। अब आप बताएंगे कि सर 2200 कैसे आया? ठीक है, यहां पर लिखा है वर्ष 2000। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो लिखा, जीरो घटा दिया, हो गया 2200। ठीक है, और इन्हीं अंकों को हम क्या करेंगे, जब बढ़ते क्रम लिखते हैं तो संख्या इस प्रकार से बन जाती है। अब घटाने पर क्या आता है? 2178। अब ये संख्या है, इस संख्या के अंकों को हम जमाएंगे अवरोही क्रम में, यानी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 8,721। ये ध्यान दीजिएगा, है ना, अंक यही है जिनसे हमने बड़ी संख्या बनाई और इनसे हमने छोटी संख्या बनाई, है ना। इसी प्रकार से 2178 में चार अंक हैं, 2, 1, 7 और 8। इन अंकों से हमने चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई है 8,721, और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमने चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई है 1,278, है ना। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी आरोही क्रम में। ठीक है ना। जब इसका अंतर याद किया हमने, हटा दिया, कितना आया? 7,443। अब ये 7,443 हम देख रहे हैं इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है, हमने लिख दिया ऐसे सर। अब इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो गई 3,447। इसका हमने अंतर याद किया, कितना आया? 3,996। ठीक, अब इन अंकों का हमने क्या किया? रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके हमने बनी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,963, और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी 3,699। इसका हमने अंतर याद किया, उत्तर आया 6,264। अब ये चार अंक हमारे हो गए 6, 2, 6, 4। इन्हीं चार अंकों से हमने सबसे बड़ी संख्या क्या बनाई? 6,642, और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी हमने 2,466। इसका हमने अंतर याद किया, अंतर आता है 4,176। ठीक, अब इन अंकों का प्रयोग करके हमने
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाई 7641, और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1467। इसका हमने अंतर ज्ञात किया, बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाया तो 6174 आई। ठीक है, और यही कापरेकर स्थिरांक है। तो कितने चरणों में आया है? देखिए हमने लिखा है 1 2 3 4, है ना, 5 और ये 6 चरणों में, यानी कापरेकर स्थिरांक जो है 6 चरणों में आया हुआ है। उत्तर आ गया, इसलिए 6 चरणों में हम कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। और यही हमारा प्रश्न था कि कितने चरणों में आप जो है कापरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये संख्या को याद रखना पड़ेगी, 6174 कहलाता है कापरेकर स्थिरांक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 21 का खेल है ना, ये गेम है। 21 का खेल जीतने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी? देखिए इस गेम को आप अपनी क्लास में खेल सकते हैं और क्लास के बाहर भी खेल सकते हैं। अब 21 का जो खेल है वो जीतने के लिए विपक्षी साथी द्वारा जोड़ी जाने वाली संख्या से बड़ी संख्या जोड़नी पड़ेगी और हमेशा उससे आगे रहना होगा। मेरा उद्देश्य ऐसा रहेगा कि विपक्षी साथी को मैं 17 पर छोड़ दूं और 21 पर पहुंचने के लिए सही संख्या जोड़ूं। इसके लिए क्या करेंगे आप, पेयर लर्निंग वाला गेम है ये, है ना। तो पेयर लर्निंग क्या होता है कि दो बालक होते हैं, दो बच्चे होते हैं, आप आपस में कर सकते हैं और कोई संख्या लेकर के उसमें 1 2 और 3 जोड़ते हुए 21 तक पहुंचेंगे। आपको जोड़ना कितना है? 1 2 और 3। अपने साथी को बोले कोई भी संख्या और उसमें आप जोड़ें और आगे बढ़ें। तो आप 1 2 या 3 इनमें से एक कोई अंक जोड़ सकते हैं और जो सबसे पहले 21 पर पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। ये गेम है, बहुत अच्छा गेम है। इससे आपके जोड़ने की जो है क्षमता में विकास होता है, जोड़ने की दक्षता बढ़ जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 है। अंक 3 4 और 5 की सहायता से बनने वाले 3 4 और 5 अंकों की 3 3 पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए। अंक 3 4 और 5 की सहायता से बनने वाली पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं 333 444 555 343 353 434 535 545 454। ठीक है, इसी प्रकार से हम 4 अंकों वाली संख्या भी बना सकते हैं। 3443 4334 5445 4554 3553 और 5335। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, संख्या 50 से शुरू करके पोलार्ड्स अनुमान के अनुक्रम को लिखिए जिसका अंतिम पद 1 होगा, है ना। आपको संख्या दी है 50 और कहा गया है कि 50 से शुरू करें और पोलार्ड्स अनुमान के अनुक्रम को लिखें। अंतिम पद क्या होना चाहिए? 1। जब अंतिम पद 1 आएगा तो हमारा सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा, है ना। देखिए अब पोलार्ड्स अनुमान के लिए नियम याद रखना जरूरी है। संख्या यदि सम है 50 सम है तो इसका हम आधा करते जाएंगे और ये संख्या विषम है इसे 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, है ना। देखिए अब संख्या 50 की बात करें, समय इसका आधा हमने कर दिया, कितना आया? 25। अब 25 हो गई विषम संख्या। ऐसी स्थिति क्या करेंगे कि इस संख्या को 3 से गुणा करेंगे। 25 में 3 का गुणा करते हैं, कितना आता है? 75 और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ रहा है? 76। ठीक, अब 76 सम संख्या है, इसका आधा कर देंगे। आधा मतलब इसमें 2 का भाग लगाना है ना। आधा का मतलब क्या होता है कि संख्या में 2 का भाग लगाना है। 76 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है? ये 38। ठीक है, 38 सम संख्या है। फिर इसको आधा करेंगे यानी इसमें 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, अब 19 आ गई है विषम संख्या।
तो क्या करेंगे, इसे 3 से गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। 19 में 3 का गुणा करेंगे तो 19 दिया 57 और इसमें 1 जोड़ दिया 57 1 आ गया 58। ठीक है, 58 फिर सम संख्या है ना। जैसे सम संख्या आती है इसमें 2 का हमने भाग लगाया, कितना आया 29। 29 विषम संख्या है, इसमें 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो आता है 88। 88 सम संख्या है, इसलिए 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाता है 44। 44 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग लगाया आ गया 22। ठीक है, 22 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग लगाया कितना आ गया 11। अब 11 आ गया आपकी विषम संख्या। क्या करेंगे, 11 में 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, ये आ जाता है 34। 11 33 और 1 जोड़ दिया 34। 34 सम संख्या है, इसलिए 2 का भाग लगाया और आ गया 17। 17 फिर विषम संख्या है, तो 17 में हम 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो आता है 52। 52 सम संख्या है, इसलिए 2 का भाग लगाया उत्तर आया 26। 26 सम संख्या है, इसलिए इसका आधा 13 हो गया। अब 13 विषम संख्या है, इसलिए 13 में 3 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 13 40 और 1 जोड़ा तो 40 आ गया। अब 40 सम संख्या है ना, इसलिए इसका आधा 20। 20 सम संख्या है, आधा 10। 10 सम संख्या है, इसका आधा करके 5। अब 5 आ गया विषम संख्या। फिर वो क्या करेंगे, 5 में 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, ये आ गया 16। 16 सम संख्या है, आधा करेंगे 8। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, इसलिए अंतिम पद क्या आ गया 1 और हमारा सॉल्यूशन ही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये जो प्रश्न है समझ में आ गया होगा। इसे कहते हैं पोलार्ड्स अनुमान। ठीक है, अब इसके बाद में एक आती है पहेली। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो एडगिर पुस्तिका है और आपका जो गणित है गणित प्रकाश, उसके सभी प्रश्नों के हल करके हमने वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप गणित प्रकाश और एडगिर अभय पुस्तिका के है ना, आपका जो जिज्ञासा विषय है यानी विज्ञान, उसके भी एडगिर के प्रश्नोत्तर का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके अलावा इंग्लिश सीखने के लिए भी बहुत सरल तरीके बताए गए हैं और एनएमएस तैयारी के लिए भी सभी कंटेंट उपलब्ध करवाए गए हैं। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 30 है। यहाँ एक दिया वो पहली क्या है कि मैं एक 5 अंकों की पैलिंड्रोम संख्या हूं, मैं एक विषम संख्या हूं, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है ना, मेरा सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, मैं कौन हूं? इन्हें हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, माना कि हमने इकाई का अंक 1 लिया है ना, इकाई अंक 1 लिया। अब कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई अंक से 3 गुना है, तो 1 में हमने 3 गुणा किया, कितना गया 3। और सैकड़े का अंक क्या हुआ कि दहाई के अंक से 2 गुना है, तो दहाई का अंक कितना हुआ 3, इसका 2 गुना होता है 6। अब चूंकि संख्या कैसी है, पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम मतलब दाएं से बाएं पढ़े या बाएं से दाएं पढ़े, संख्या एक जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर 1000 अंक क्या हो गया 3 और 10,000 अंक हो गया 1। इस प्रकार से हमारा जो अभिष्ट पैलिंड्रोम संख्या बन गई है 13,631। अब देखिए इसे दाएं से बाएं पढ़ेंगे तब भी 13,631 आता है और बाएं से दाएं पढ़ेंगे तब भी 13,631 आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।